नमस्कार। बंगाल पर बात करते हुए पिछले एपिसोड में हमने जहां समाप्त किया था, यानी इधर घट रही कुछ घटनाओं के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के राजनीतिक व्यवहार में जो लगातार परिवर्तन आए हैं और आ रहे हैं, तो उस पर हमने 3 चैप्टर में बांटा था और उसमें एक या सवा चैप्टर डिस्कस किया था। तो मुझे लगा वहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। दर्शकों के लिए पहले एपिसोड का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो 13 जुलाई 13 जुलाई को ये तिकड़ी बैठती है, यानी जगदीप धनखड़ जी बैठते हैं, ममता बनर्जी बैठती हैं और हेमंता बिश्व शर्मा जी आश्चर्यजनक तरीके से वो भी यहां बैठते हैं। तो आपने दूत या केंद्रीय दूत जैसी कोई बात इशारे में कही थी पिछली बार। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको और विस्तारित कीजिए, और अब तो वो भी चैप्टर खुले जहां पार्थो की गिरफ्तारी होती है। इन सबको अवनीश, ऐसा है कि उस मीटिंग में जिसका जिक्र हो रहा है, जिसमें कि जगदीप धनखड़ जी थे, उस वक्त के तत्कालीन राज्यपाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, और साथ में आसाम के हेमंत बिश्व शर्मा जी। जैसे मैंने कहा था पहले, वह कि जो है केंद्र के दूत के रूप में उनको समझना चाहिए। उनकी भूमिका वही थी। वहां पे केंद्र के दूत बन के आए थे, पार्टी की, केंद्र की सरकार में, लेकिन पार्टी की तरफ से आए थे। वहां पे जितनी चीजें डिस्कस हो गई होंगी, उसमें मेरा अपना मानना है कि वहां पे उस मीटिंग में ऐसा कुछ जरूर हुआ जो ममता जी के लिए एक फैसला करने का या एक डिसीजन लेने का एक उनके पास एक चॉइस थी कि वो जो है आगे इस मीटिंग से निकलने के बाद वो किस तरीके से अपनी राजनीति करे। ममता जी बनर्जी के बारे में एक चीज कम से कम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में और परसेप्शन जो पूरे शेष भारत में है, एक उनकी इमेज है कि सफेद साड़ी में लड़ाका, धाकड़, लड़ने वाली, जुझारू। उनकी राजनीति से आप इत्तेफाक करें या ना करें, उनका जो कंडक्ट एज ए डेमोक्रेटिक लीडर, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एक परसेप्शन ये है कि ईमानदार है। उसकी पार्टी बेमान सकती है, उसकी पार्टी के मंत्री बेमान सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी पे कोई छीटा नहीं पड़ा कभी। तो ये उन्होंने एक इमेज, हर राजनेता अपने एक इमेज बनाता है और उसमें फिर कैद हो जाता है। फिर उसी सारे क्योंकि वही उसकी पार्टी के लिए या स्वयं उसकी जो पहचान होती है उसी से होती है। ममता जी, मेरा अपना आकलन ये है कि उनको ये चुनना था उस मीटिंग में जो भी वार्ता हुई कि उनको जो जिस छवि पे उन्होंने अपनी बनाई है उसको बरकरार रखनी है, या उनको अपने मूल राजनीतिक चरित्र जो उनका है लड़ने वाला केंद्र के खिलाफ, उसके खिलाफ, उसको लेके आना है। नहीं तो आखिर उस बैठक में ऐसा हुआ क्या? उस बैठक में यही हुआ कि उस बैठक में उनकी जो छवि उन्होंने बनाई थी, उनको उस कमरे से बाहर निकली तो उन्हें यह पता लग गया था कि मेरी अब ये छवि नहीं रहने वाली यदि मैंने अपने राजनीति के दिशा को नहीं बदला। वजह ऐसा है कि हम लोगों को थोड़ा पूर्व में जाना पड़ेगा। देखिए, टीएमसी में जो है पहले से चीफ सेक्रेटरी को लेके, फिर डीजी को लेके, और पिछली मई में जो है दो मंत्रियों का वो नारदा उसमें लेके हुआ था, सब कुछ था। लेकिन
ममता बनर्जी या मुख्यमंत्री आवास तक वो बात नहीं गई और खूब डटी, खूब लड़ी, गलत तरीके से किया, सब कुछ था। और मई 21 में जब हुआ तो जो सीबीआई जब आई थी कि 2 मंत्रियों को पकड़ा था, तो स्वयं जो है धरने बैठ गई थी वहां पे जाके। सीबीआई को फिर हाईकोर्ट के पास जाना पड़ा, हाईकोर्ट से डायरेक्शन मिला, तब जाके उसी बीच में सेंट्रल पुलिस सीबीआई कुछ हो गया। उसी 21 में ईडी ने अपना इन्वेस्टिगेट किया और उसके अंदर जो है अभिषेक बनर्जी, जो कि अब मुझे लग रहा है 13 जुलाई वाले की वजह पे आ रहा है। हाँ, अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं और राजनीतिक उत्तराधिकारी भी। बिल्कुल। उनके खिलाफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कोल स्मगलिंग का मामला था, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंचा, उसमें अभिषेक बनर्जी का इन्वॉल्वमेंट आया। कोल तस्करी यानी कि कोयला, तो उसका जो मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसमें बेसिकली साथ में उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी, उनका गोल्ड तस्करी में नाम आया। ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी, उनके सगे भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला तस्करी या घोटाला जो भी कहिए, मनी लॉन्ड्रिंग में आया, उससे जनित, और उनकी पत्नी का गोल्ड तस्करी। कैसे गोल्ड तस्करी? अब गोल्ड तस्करी ईडी के उसमें आया और तब ये बात आई कि रुजिरा बनर्जी जो है वो भारतीय नागरिक ही नहीं है। अच्छा। वो जो है मूलतः जो है थाईलैंड के नागरिक है, क्योंकि पिता वहां के नागरिक हैं, इसलिए। ठीक है। और उस वक्त जो है इनके पास जो है पीआईओ था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड था। अच्छा। तो इसका अर्थ होता है कि पीआईओ समझा देता हूं कि जिनके पिता या दादा वगैरह जो है भारत से रहे हो, तो उनको जो एक अब वो बाहर है और वो किसी और देश के नेशनल है, तो उनको एक पीआईओ मिलता है, कार्ड इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि उसमें जो है फिर आपको जो है साल में 180 दिन के लिए आप जो है भारत आ सकते हैं बिना वीजा के। हाँ, वो वीसा ही है एक्चुअली। अच्छा, वो वीसा ही है। और क्योंकि ये जो है बहू थी मुख्यमंत्री बंगाल की, तो इनको सारे प्रोटोकॉल मिलते थे। और जो एयरपोर्ट पे जो कस्टमरी जो आप जिसमें कि एग्जम्प्ट आप नहीं होते हैं, आपको जो है उससे जाना पड़ता है, चाहे वो कस्टम चेकिंग हो या बाकी सुरक्षा जांच हो या इस तरह की। हाँ, तो ये एज ए बहू जो है भले विदेशी होते हुए भी, मतलब भारतीय नागरिक ना होते हुए भी, उनकी चेकिंग करनी होती थी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। हाँ। अब उसमें एक मामला ये आया कि इन्होंने जो है जब थी तो पीआईओ से एक दूसरा कार्ड आता होता है, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। ये बेसिकली आप जो है उनको मिलता है कि बाहर के होते हैं, लेकिन पीआईओ से उसमें जितनी रिस्ट्रिक्शन होती है उतनी नहीं, लेकिन तो कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे कि आप जो है यदि आपके पास जो है ओसीआई कार्ड है, होल्डर है, तो आप भारत आ सकते हैं, कभी भी रह सकते हैं, लेकिन आप कोई पब्लिक ऑफिस नहीं ना कंटेस्ट कर सकते हैं, ना उसमें खड़े हो सकते हो, चल चपल संपत्ति वाला भी होगा। अच्छा। और चल संपत्ति आप मकान जमीन जायदाद ये सब नहीं खरीद सकता बाकी। तो उसमें जो है जब इनका ये पता लगा, तो वहां पता लगा कि उन्होंने अपने जो ओरिजिनल इनके पास जो पीआईओ था, उसमें पिता का नाम दूसरा था, और जो ओसीआई कार्ड के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उसमें पिता का नाम दूसरा था। अरे ये क्या मतलब? एक दस्तावेज में पिता का नाम दूसरा, ममता बनर्जी की बहू के पिता का नाम दूसरा, और दूसरे कागजात में दूसरे दस्तावेज में उन्हीं पिता का नाम दूसरा। अच्छा। जब ये पकड़ में आया तब मामला संदिग्ध हो गया, होना ही था। और फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होम्स को रिफर किया गया। अब उसकी क्या होता रहा क्या नहीं हुआ ये कोई नहीं जानता, ये फैक्ट्स है। अब
उसके बाद हम देखते हैं बुलावा था ईडी का, वो लोग कोर्ट जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जैसे इस एक साल के अंदर ईडी की जो कार्रवाई थी या जो उनका इन्वेस्टिगेशन था वो, और मेरा मानना है कि पूरा कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन में वो लोग पहुंच गए। ईडी, अच्छा। और उस जो कंक्लूजन था विद कोई फैब्रिकेशन नहीं, जो डॉक्यूमेंटेड है, मनी ट्रेल मेजर और सेल्फ कॉन्फेशन ऑल्सो, ये जो इस इन्वेस्टिगेशन में जो कन्फेशन हुए हैं और मनी ट्रेल दोनों मिल रहे थे, मेरा मानना है 13 तारीख को जो जितनी जांच में सामने आ चुके थे तथ्य के साथ, जो तथ्यहीन होते तो ममता जी का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। वो तो वहीं पे जो है वहीं पे ही जो है धरना और हाँ बिल्कुल। इसका मतलब जो वहां पर बताया गया वो सारे साक्ष्य और तथ्य उन्हें पता लग गए थे। उसको देखने के बाद उन्हें निर्णय लेना था कि जिस छवि की है ममता बनर्जी, उस छवि के साथ उनको आगे जाना है या उनको अपना राजनीतिक उसी तरह का जो है विद्रोह दिखाना है, अच्छा, या विरोध दिखाना है। अच्छा, अभी इस पूरी बातचीत में जब आप ये घटनाक्रम बता रहे हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण है, चाहे अभिषेक बनर्जी के बारे में हो, चाहे उनकी पत्नी के बारे में हो, यहाँ पर ईडी की भूमिका को लेके बहुत सारे ऐसे भी बातें हो सकती हैं कि साहब ये हो गया, ईडी ने परेशान किया, ईडी ने परेशान किया, लेकिन ईडी जो भी जांचें कर रही है वो तो पब्लिक डोमेन में है, बिल्कुल सारी चीजें सामने हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ईडी पर्दे के पीछे कुछ कर रही हो। बहरहाल वो गवर्नमेंट एजेंसी है, जांच एजेंसियां है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो काम करती रहती है, और ऐसा नहीं है कि किसी इवेंट दर इवेंट वो काम करती है, वो तो सतत ऐसी निगरानियां करती रहती है। जो गलत हुआ वो पकड़ा गया। अब अगर वहां से बदलाव है तो अब अंतिम चैप्टर, हाँ, अंतिम चैप्टर से पहले जो इस बदलाव के पीछे एक पृष्ठभूमि भी, क्या जो फ्लैशबैक तो नहीं कहूंगा, लेकिन साइड बाय साइड जो है पीछे पड़ते जैसा बात पीछे चल रहा वहां पे वो था, कई कहानियां चल रही है। अच्छा, वो था महाराष्ट्र शिवसेना। उसी काल में जो है जो महाराष्ट्र में हो रहा था, सरकार टूट रही थी, शिवसेना अबेंडेंड हो रहे थे, जो कल तक जो है टाइगर बने हुए थे वो बिल्ली लाइक में नहीं रह गए थे, और जिनके सहारे जो है, जो कि जिन्हें जो है चाणक्य कहा जाता है, शरद पवार, मराठा छत्र, वो जो है पूरी जगह धराशायी होके विक्षिप्तता के स्तर पे जा चुके थे। ये भी देखना बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसी स्थिति में ममता जी वो भी देख रही थी। ममता जी को इसके साथ जो कुछ बात वहां पे हुई वो बहुत लगता है कि टू द पॉइंट और बिना लाग लपेट के और उद्देश्य बताते हुए की। ममता जी को यह समझ में आ गया कि जो 2024 का उद्देश्य है, किसका, ममता जी का कि ममता जी का नहीं, भाजपा का, जिनका संदेश लिख के जो है शर्मा जी आए थे भाजपा। अच्छा, या मोदी जी का, एनडीए का, मोदी जी का, जो नॉट एनडीए, एनडीए का मतलब इसमें इसको आप जब भाजपा समझिए, मोदी समझिए, दोनों की, ठीक है, या मोदी की भाजपा की राजनीति, या उनके लक्ष्य और उद्देश्य। तो 2024 में उनका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए उन्होंने सारे महाराष्ट्र में इतने समय तक जो है सारे ह्यूमिलेशन सहे, लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने जो है बिना किसी बड़ी निर्ममता से कहेंगे इसको, क्योंकि लक्ष्य जब उनके पास जो है तो उसमें उन्होंने ये क्लियर था, ये भाजपा ऐसी है, मोदी जी का की भाजपा ऐसी है कि जो उनका लक्ष्य है वो उनका धर्म है, और उसको प्राप्ति के लिए जो कुछ करना है वो उनके स्वीकार है, वो करेंगे। नहीं, ये बात तो समझ में आती है,
उनको जो कुछ करना है उसके लिए वो सारा कुछ करेंगे, जो कुछ पाना है उसके लिए सब कुछ करेंगे, वो उनको स्वीकार है। ममता बनर्जी, ममता दीदी को बीजेपी क्या चाह रही है, ये सारा चीज कैसे स्वीकार होता जा रहा है? आप यदि ममता जी की जगह हो, हाँ, आपका भतीजा, आपकी उसकी पत्नी, आपकी बहू, जितना हम लोग अखबार में देखते हैं उससे कहीं ज्यादा गले तक फंसे हो, कि आप इसको समझिए कि आप जो है फांसी ग्रह में आप हैं, आपके चेहरे पे कपड़ा डाल दिया गया है, गले में आदि फंदा पड़ गया है, फिर जल्लाद को जो है इशारा करना है कि वो खींचे लेवर। तो आप क्या करेंगे? अच्छा, अच्छा। आप वही करेंगे जो आप हैं, क्योंकि आपका चरित्र जो है मर्यादा से ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा मतलब यह है कि आपका स्वयं राजनीतिक मर्यादा या जो भी मर्यादा मॉरल या जो ऑरा आपने बना रखा है अपने बारे में, मर्यादा जो राजनीति की मर्यादा होनी चाहिए, ममता जी के बारे में बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा तो मर्यादा तो नहीं, मैं तो ऑरा ज्यादा कहना पसंद करूंगा, जो आपने भौका। मर्यादा ये है कि मैं मर्यादा दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि जो मर्यादाएं आपने तय कर रखी है अपने लिए, उससे भी ज्यादा कुछ हो रहा हो, तो अब क्या करें? तो या तो फिर ये है, या तो अब यदि मैन ऑफ प्रिंसिपल हो, सिद्धांतवादी हो, तो फिर तो एक लात मारिए को, भतीजे को मार के निकालिए बाहर, ठीक है। ये नहीं कर पा रही है, ना करेंगी। अच्छा, न कर पा रही है न करेंगी। अरे यदि करना होता तो उसी तारीख को करना था, 13 तारीख को, वही तो बता रहा हूं आपको। अच्छा। यदि उनको ये चुनाव जो करना था जो है, उस वक्त उनके पास था चुनाव करना। जैसे दुर्योधन पर चुनाव था कि वो कृष्ण को लेते या कृष्ण की सेना। सबसे पहले तो कृष्ण ने उनसे ही पूछा था क्या लोगे तुम, यही ममता जी के साथ पूछा ये क्या चाहिए, उन्होंने सेना ले ली। अच्छा, अभिजीत बनर्जी के खिलाफ या इससे पहले चाहे वो पुलिस कमिश्नर रहा हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल रहे हो, उनके खिलाफ इसी तरह के भ्रष्टाचार और ईडी के मामले या सीबीआई के मामलों की जांच पे जिन ममता बनर्जी ने इतना तगड़ा रिएक्ट किया, धरने तक बैठ गई, मतलब अजीब सा है, वो सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष की शैली में राजनीति करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी आदत है, वो उनका मूलतः चरित्र। अब खोलते हैं तीसरा चैप्टर, जो दूसरे चैप्टर को कॉम्प्लीमेंट करेगा। जब बात आती है पार्थो चटर्जी जी, शिक्षक भर्ती घोटाला एक होता है जिसके पूरे एस्टैब्लिश होते हैं सारी चीजें इंक्वायरी के बाद, और उसमें जब मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ईडी सीन में आती है। और वो अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं बात करूंगा अर्पिता मुखर्जी और पार्थो की, तो आयु में बड़ा अंतर है, वो एक कलाकार हैं, वो एक सीनियर सिटीजन की उम्र के नेता है, सहयोगी कह लेते हैं। उनके यहां से 21 करोड़, बड़ा अंक भी शुभ है, 21 करोड़ रुपए की बरामदगी होती है। जो ममता बनर्जी किसी भी बात पर चुप नहीं होने वाली महिला के रूप में जानी जाती हैं, काफी सारा घंटा बीत गया, अब तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन बीत गए गिरफ्तारी के, न ममता बनर्जी ने एक शब्द पार्थो के लिए बोला, न तृणमूल का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट। इसका जब मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो मतलब तृणमूल ऑफिस का कोई क्लर्क भी, एक सचिव भी साइन करके कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, बल्कि ये चुटकुला टाइप का कहा गया कि पार्टी पूरी घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए, बाकी सब तो त्याग दिया, राजनीति की शैली बदल दी, उपराष्ट्रपति के लिए जो है धनखड़ जी को सपोर्ट